एक बात आप इसमें प्रॉपर अंदाज से एक बात इसमें और आपने करनी है, जब लापमा सेक्शन में आएंगे तो इसमें आपने एक हाईलाइटेड पॉइंट अभी एक और नोट करना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द graphical representation of the initial and the equilibrium concentration of the reactants and the products of the various kind of reversible reactions. Graphical representation of initial and equilibrium concentration of reactants and products of various reversible reactions. मुख्तलिफ रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है उनके जो मैंने शुरू में पॉइंट लिखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम पहुंचने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर होना ज़रूरी नहीं है बट कांस्टेंट होना ज़रूरी है. तो वो बातें ज़रा आप ग्राफिकली देख लो. तो इसमें अगर मैं 3 पॉसिबल केसेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं. केस 1 से स्टार्ट लूँ. केस 1 में अगर मैं लिख दूँ कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपका कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बिगिनिंग में स्टार्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना परसेंट होता है 100 और प्रोडक्ट का 0, और कंडीशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम पहुंचने पर रिएक्टेंट आपके कितने परसेंट रह जाएंगे 50% और प्रोडक्ट 50%. उसके बाद अगर 1 सेकंड में यहाँ से लेट से 1 स्मॉलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से भी 1 सेकंड में 1 स्मॉलर वापस आएगा. तो ये मजीद कम नहीं होगा, ये मजीद बढ़ेगा नहीं. अलबत्ता फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों फॉरएवर कंटिन्यूस रहेंगे तो डायनामिज्म होगा. ठीक है. अब इसमें आप देखिए कि अगर मैं ग्राफ लूँ, किस किस के दरमियान ग्राफ लूँ, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो किस टाइप किस शेप का ग्राफ मेरे पास बनेगा. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा. ये टाइम एक्सिस है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, और ये कंसंट्रेशन एक्सिस है. तो बिगिनिंग में प्रोडक्ट कितने परसेंट थे 0 और आपकी रिएक्टेंट कितने परसेंट थे 100%. तो लेट्स से ये 50% है. तो आपकी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगा. ये कब तक कम होगा? जब तक ये 50% न रह जाए. ये कब तक बढ़ेगा? जब तक ये 50% बन ना जाए. तो लेट्स सपोज इतना टाइम लग गया ना 5 मिनट्स, जितना भी टाइम, इक्विलिब्रियम टाइम इसको कहते हैं. तो तब तक ये कम होता जाएगा और फिर जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम तक बढ़ता जाएगा और उसके बाद जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो जाएगा. तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्टेंट का वेरिएबल कंसंट्रेशन है और ये कांस्टेंट. जो वेरिएबल कंसंट्रेशन होता है उसको आप मानते हो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और जो कांस्टेंट है उसको आप मानते हो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. और आप ये बात नोट करें कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, उन दोनों का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा. ये पॉइंट नोट करें कि इन दोनों का ग्राफ हमेशा पैरेलल, ग्राफ्स विल बी पैरेलल. ठीक. और जितने टाइम में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच गया उस टाइमिंग को आप कहते हो द इक्विलिब्रियम टाइम. जो कैटलिस्ट के इफेक्ट आगे पढ़ेंगे तो कैटलिस्ट बेसिकली इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लेके आता. अलबत्ता इक्विलिब्रियम टाइम कम कर सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले आपने कैटलिस्ट डालना होगा. इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद तो कैटलिस्ट फिर कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है. तो ये एक कंडीशन है. आप ये बताओ कि इस रिएक्शन ने कितना परसेंट आपको प्रोडक्ट दिया. सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन? यहां पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है 50% प्रोडक्ट्स के अमाउंट को एक्सटेंट माना जाता है. केस नंबर 2 पे अगर आप बात करें
तो केस नंबर 2 में पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इस टाइप का कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि बिगिनिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100%, प्रोडक्ट का 0%, और जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो ये लेस देन 50% रह जाएगा और ये मोर देन 50% रह जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ लेंगे तो किन दो पैरामीटर का ग्राफ लेंगे? कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। तो आप अगर ग्राफ ले तो आपका ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा, ये टाइम एक्सिस और ये कंसंट्रेशन एक्सिस। शुरू में प्रोडक्ट कितना परसेंट होते हैं? 0, और रिएक्टेंट कितना परसेंट होते हैं? 100%। अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। लेट्स सपोज ये इतने टाइम में इक्विलिब्रियम पहुंचता है, तो यहां कहीं जाके 0 के बहुत करीब जाके आपका रिएक्टेंट का ग्राफ पहुंच जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये 100 के बहुत करीब जाकर आपके प्रोडक्ट का ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन 50%, ऑलमोस्ट 0 के करीब पहुंच गया। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इक्विलिब्रियम टाइम। और आप देख रहे हो ये फिर से एक दूसरे के साथ पैरेलल में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं केस में प्रोडक्ट 100 के करीब पहुंच गए और रिएक्टेंट 0 के करीब। तो इस रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत हाई है, द बेस्ट काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन? तो मोर देन 50% प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यानी आप इसमें कहते हो कि दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। इसमें आप दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। अगर आप इन दोनों ग्राफों में एक और ग्राफ रहता है, तो अगर एक दूसरी पॉइंट की तरफ आप गौर करें तो केसी का मैंने अभी बता दिया। केसी इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका केसी कितना आएगा? इस सिस्टम का केसी आएगा जी, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, x by x इज इक्वल टू 1। तो आपके केसी की वैल्यू या 1 होगी या 1 के बहुत करीब करीब होगी। यानी केसी इज नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, बिल्कुल बैलेंस में आ रहा है। तो 50-50 वाला केस होगा या ऑलमोस्ट 50-50। लेकिन अगर आप यहां गौर करें तो केसी वंस अगेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी ये प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत कम है। तो आपकी केसी का जो केसी की वैल्यू है, इट विल बी वेरी लार्ज वैल्यू। तो केसी वेरी लार्ज का मतलब ये होगा कि आपके रिएक्टेंट 0 के करीब पहुंचते हैं और आपके प्रोडक्ट 100 के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए आपके साथ केसी की वैल्यू वेरी लार्ज का कंसेप्ट आता है। ये इसमें अक्सर लिखा होता है कि द रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। एंड द लास्ट केस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, केस नंबर 3, इस टाइप का कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो कि अगर मैं लिख दूं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इस केस में आप क्या एग्जांपल बना सकते हैं? लाइक ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, और स्टार्ट में बिगिनिंग में रिएक्टेंट को आप 100% लेते हो, प्रोडक्ट को आप 0%, और इक्विलिब्रियम पर जो भी अमाउंट है, लेकिन ये मोर देन 50% है और ये लेस देन 50% है। तो इसको आप इन दोनों को आप ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? अगर आप ग्राफ ले कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो आपका ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा। ये टाइम एक्सिस, ये कंसंट्रेशन एक्सिस। बिगिनिंग में रिएक्टेंट कितना परसेंट होते हैं? 100%, और प्रोडक्ट 0%।
तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट ले, लेट्स से ये 50% है, तो आपके रिएक्टेंट थोड़े से कम हो जाएंगे और उसके बाद कांस्टेंट, प्रोडक्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे और उसके बाद कांस्टेंट। तो दिस इज योर इनिशियल concentration of reactants, equilibrium concentration of reactants, initial concentration of products, equilibrium concentration of products। तो आप देख रहे हो, और ये equilibrium time कि equilibrium concentration of reactant is more than 50%, equilibrium concentration of product is less than 50%। तो इसमें दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम बन रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो आंसर इज लेस देन 50% प्रोडक्ट्स। और यहां अगर Kc की वैल्यू का आप अंदाजा लगाएं तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऊपर ग्राफ में आप देखो दिस इज वेरी स्मॉल बट दिस इज वेरी लार्ज। तो आप डिवाइड करते हो बहुत स्मॉल वैल्यू को बहुत वेरी लार्ज वैल्यू पे, तो द आंसर विल बी वेरी स्मॉल। तो Kc वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? Kc वेरी स्मॉल का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन। और इसमें आप एक और कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम पर यहाँ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छी तरह रिएक्ट नहीं कर रहे, जबकि रिएक्टेंट अच्छी तरह रिएक्ट करते हैं। जो चीज अच्छी तरह रिएक्ट करता हो वो लेस स्टेबल होता है। तो इसमें आप स्टेबिलिटी का भी पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि अगर Kc वेरी लार्ज है तो इसका मतलब है कि आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका अमाउंट ज्यादा है। तो रिएक्टेंट आर लेस स्टेबल देन प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट ने अपने आप को बहुत कम कर दिया, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रह गए। लेकिन अगर आप यहां गौर करें Kc वेरी स्मॉल का केस हो, तो इस सूरत में स्टेबिलिटी का जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल, क्योंकि रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पर अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो हर वो चीज ज्यादा आपको इक्विलिब्रियम पर मिलेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये मजीद हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो बुक में शायद इस तरह नहीं है। अगर आप यहाँ से पिक करोगे तो आगे आपको कंसेप्चुअली काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट आप इसमें प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम का प्लूरल फॉर्म इक्विलिब्रिया होता है। तो इक्विलिब्रिया के जनरली दो टाइप्स है। एक वो जहाँ तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है सेम फिजिकल स्टेट में हो, और एक वो जिसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बाकियों से डिफरेंट हो। तो इक्विलिब्रिया के जनरली दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, होमोजीनस इक्विलिब्रिया एंड द नेक्स्ट वन इज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। All reactants and products in same physical state, like for example N2 gaseous है, H2 gaseous है and ammonia gaseous है। So this is a homogeneous equilibrium, और इसमें physical state of one or more reactants or products different from others, यानी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो सकता हेटेरोजेनस केस में। लाइक आप ये केस लो, तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये आपके पास गैस है। तो इसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट में फर्क आ रहा है, तो इसको हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम माना जाता है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आप कह सकते हैं इस चैप्टर का पहला प्रॉपर टॉपिक आपका द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इस पे आप 3 चैप्टर पढ़ने वाले हो। ये चैप्टर लॉ ऑफ मास एक्शन पे है, अगला चैप्टर भी पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन है, और चैप्टर नंबर 9 भी लॉ ऑफ मास एक्शन पे है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को बहुत डिटेल से आपने अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू डिस्कस दिस टर्म लॉ ऑफ
मास एक्शन। आगे आप लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए ये LMA इससे डिनोट करेंगे। इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1864 बाय केटो गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग। इनने प्रेजेंट किया था। एंड दिस इज द ओनली लॉ विच explains the rate of reaction। ये अक्सर MCQs में स्ट्रेट अवे पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन से लॉ से एक्सप्लेन होते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन से। और इंटरेस्टिंगली कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू reversible reactions as well as irreversible reactions, और साथ में इवन रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेसेस। चैप्टर 8 में आप साल्ट्स वगैरह पढ़ते हो, एसिड बेस, वो ज़्यादातर फिजिकल प्रोसेस होते हैं, हाइड्रेशन। तो रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेसेस एज वेल, ये अक्सर MCQs में आ चुका है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। तो रिवर्सिबल के लिए भी होता है, इरिवर्सिबल के लिए, इवन फिजिकल प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और इसका स्टेटमेंट क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट का जिक्र है इसमें। अब रिवर्सिबल में तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट बन जाते हैं, तो सूरत में दोनों होते हैं। इरिवर्सिबल में सिर्फ रिएक्टेंट का जिक्र होता है इसमें। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर एक्टिव अमाउंट्स। इस चैप्टर में आप एक्टिव अमाउंट्स वाला पॉइंट जो है भूल जाएं। यहाँ एक्टिव अमाउंट्स का जिक्र नहीं कर सकते। इंशाल्लाह चैप्टर 9 में इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यहाँ एक्टिव अमाउंट से मतलब लिया जाता है रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोफिशिएंट है वही उनको आप एक्टिव अमाउंट तस्वर करके उनकी कंसंट्रेशन का एक्स पावर में लगाएं। ठीक है, ये इसका मेन स्टेटमेंट है। अब चूंकि मैंने कह दिया कि ये रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इनकी मैथमेटिकल फॉर्म, इस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो एक दिस इज कॉल्ड रेट लॉ या रेट इक्वेशन, या इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। कब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन को कब ये नाम दिए जाते हैं? फॉर irreversible reaction. If you are talking about the definition of law of mass action for irreversible reaction, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म को स्ट्रेट अवे आप रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कहते हो। चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो हम रिवर्सिबल की बात करें, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड equilibrium constant expression. What do you call it? Equilibrium constant expression. ये आपने याद रखना है। For what kind of reaction? For reversible reactions as well as for reversible physical processes. Law of mass action का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो या रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस हो, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म को फिर आप कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही हो तो फिर इसको कहते हैं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। ये जो मैंने मुख्तलिफ नाम लेके आपके सामने, ठीक है ना। अब हम इंटरेस्टिंगली बात करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ बातचीत कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और इसके लिए मैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लूँ, लाइक A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D, तो फाइनल इक्वेशन, मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन को स्किप करके फाइनल इक्वेशन की तरफ मूव करता हूँ, तो उसका फाइनल इक्वेशन आएगा द KC,
मैंने थोड़ी देर पहले समझा भी दिया। अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ concentration, it will be equilibrium concentration of C raised to the power its coefficient, equilibrium concentration of D raised to the power its coefficient. मैंने लिखा था it is the product of equilibrium concentration of products and divided by of product of equilibrium concentration of reactant लिखोगे तो एक reactant A है और एक reactant B है and raised to the power of their coefficient. तो इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको जनरली क्या नाम दिया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये और फिर आप जो है अगर यहाँ के पी लेते हो तो इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप कंसंट्रेशन नहीं लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी इक्विलिब्रियम पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, वो भी इक्विलिब्रियम वाला होना चाहिए। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और अगर मैं यहां लिखूं के एन लेट्स से, तो इसको आप क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पावर सी एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पावर डी एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पावर ए एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पावर बी एट इक्विलिब्रियम। और इस बात को, इस इक्वेशन को क्या कहना है आपने? यू विल राइट इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और आखिरी वाला आप खुद पर लिखो, अगर मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एक्स ऑफ सी पावर सी, एक्स ऑफ डी पावर डी, तो फिर आप के एक्स लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस आप लिखोगे। और फिर आप इसमें जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने एक बात नोट करनी है इसमें, तो वो ये है कि अगर आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, तो इनका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, इनका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। क्यों? और लिक्विड प्योर लिक्विड हो, अगर अकेले एक लिक्विड हो तो उसका कंसंट्रेशन आपने यूनिटी लेना है। क्यों? क्योंकि वो जितना रिएक्टेंट साइड पे जाएगा रहेगा उतना प्रोडक्ट। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपने कंसंट्रेशन के लिए क्या लेना है? द नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। प्रॉब्लम ये होगा कि लिक्विड और गैस वो आपस में होमोजेनिटी में नहीं आएंगे। अगर सॉलिड होगा वो भी डेफिनेटली होमोजीनियस मिक्सचर का हिस्सा नहीं बनेगा, तो उसका कंसंट्रेशन अपने अलग से डील करना होगा कि उसका जो जितना अमाउंट में चेंज आएगा ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपके पास ये कोई सॉलिड है तो रिएक्टेंट साइड पे अगर आप इसका जो भी अमाउंट लेना तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये अलग वॉल्यूम, ये पूरी रिएक्शन मिक्सचर की वॉल्यूम का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि सॉलिड है और वो गैस है, ज्यादातर तो गैसियस को हम मानते हैं ना, तो लिक्विड को भी हम ओमिट करते हैं। और अब प्रोडक्ट साइड में ये जितने भी जाएगा, जितना भी इससे प्रोडक्ट साइड में जाएगा व्हाटएवर, तो अगर नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी कम होगा, तो इनका आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये और ये आंसर ऑलमोस्ट, लेट्स से अगर यहां से x आंसर आता है तो यहां से भी x आता है, तो प्रोडक्ट में x एंड डिवाइडेड बाय x, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो खैर इसमें इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि अगर आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उनका कंसंट्रेशन यूनिटी लेना है, 1 मोलर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर का हिस्सा नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उनका अलग से कंसंट्रेशन लेना होता है। और अगर लिक्विड एक हो, प्योर लिक्विड हो, तो उसका कंसंट्रेशन भी आपने ओमिट करना है। अलबत्ता अगर 2 या 3 लिक्विड हो तो उनके फिर देखना पड़ेगा वो मिसेबल है या इमिसेबल है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप उससे बेफिक्र रहो।
ज़्यादातर एक लिक्विड वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगर 2 लिक्विड या 3 लिक्विड वाले क्वेश्चन है तो अंडरस्टूड है कि वो इमिसिबल लिक्विड होंगे, ना मिक्स होने वाले, क्योंकि अगर वो मिक्स होंगे तो फिर आप उनका टोटल वॉल्यूम लेंगे, फिर उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरली हम लिखते हैं कि नोट concentration of solid reactants and products and concentration of a pure liquid यानी pure liquid का मतलब है कि अगर लिक्विड एक हो, अगर एक से ज्यादा लिक्विड आपको दिए गए तब भी आप उनको कंसंट्रेशन को ओमिट करें क्योंकि वो इमिसिबल होंगे, लेकिन अगर मिसिबल लिक्विड होना तो फिर आप ये कंसेप्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो प्योर लिक्विड हमेशा लिखा गया होता है। सो ऑफ अ प्योर लिक्विड ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज ओमिटेड। मैंने यहाँ एन लिखा क्योंकि दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये तो एक ही होगा, लिक्विड आपकी पूरी रिएक्शन में एक ही होगा, तो इधर इट विल बी रिएक्टेंट और विल बी प्रोडक्ट। इज ओमिटेड या इज टेकन एज हाउ मच 1 मोलर यानी यूनिटी, thus omitted from equilibrium constant expression। ये जरूरी बात है कि आपके दिमाग में क्लियर हो। अब जरा कुछ एग्जांपल से इसकी डिस्कशन करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में मैं कह दूं कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन in terms of concentration and partial pressure for the following reactions। like पहला केस मैं आपके सामने लेता हूं कि H2 गैस प्लस I2 गैस। अब I2 तो हमें पता है सॉलिड है, मैंने यहां गैस लिख दिया, 2HI गैस। तब ये सारे गैसीय स्टेट है तो इसमें ओमिशन नहीं करनी आपने, तो यू विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखोगे तो Kc बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट यानी 2, concentration of H2 raised to the power 1, concentration of I2 raised to the power again 1। ये है equilibrium constant expression in terms of concentration for the above reaction। अब इसका यूनिट डिराइव करने का तरीका सीखो। तो ऊपर कंसंट्रेशन 2 दफा है तो मोलरिटी पावर 2, नीचे कंसंट्रेशन कितना है 1 1 2, मोलरिटी पावर 2, तो यूनिट का नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं है। यानी अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स यानी डेल्टा n 0 हो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर हो तो इस केस में यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज होगा। और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो क्या लिखोगे Kp, और पार्शियल प्रेशर आप प्रोडक्ट्स सिंपल ब्रैकेट लगाओगे रेज़ टू द पावर 2, और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 पावर 1। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसका यूनिट क्या होगा तो एटमॉस्फेयर पावर 2, ऊपर 2 है ना, और नीचे भी एटमॉस्फेयर पावर 2, तो द नेट आंसर इज नो यूनिट, यूनिट इसका भी नहीं आएगा। अगर मैं दूसरा लिख दूं, सेकंड केस में उठाऊं, लाइक N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्रोवाइडिंग अस 2NH3 गैस। तो इस सूरत में आप जो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो, तो Kc कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। अब इसका यूनिट क्या निकल आ रहा है, यूनिट आ रहा है आपके पास मोलरिटी पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलरिटी पावर 4। तो क्या आएगा 1 ओवर मोलरिटी पावर 2, ये आपके पास आएगा। और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर
मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर पावर -6, या आप लिख सकते हैं डेसीमीटर पावर 6 पर मोल स्क्वायर। तो इन पे थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने कि यूनिट आपके माइंड में सेट हो, जल्दी से आप इन कोफिशिएंट को देख के डायरेक्टली इस तरह लिखोगे तो आसानी से आप यूनिट निकाल पाओगे। इसी तरह अगर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लो, तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो फिर आपके पास आएगा Kp और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पावर 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस केस में यूनिट क्या आ रहा है, तो ऊपर आप लिखोगे एटमॉस्फेयर पावर 2, नीचे आप लिखोगे एटमॉस्फेयर पावर 4, तो आपके पास फाइनली आ रहा है एटमॉस्फेयर पावर -2। मजीद यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट केस इज, एक तीसरे एग्जाम्पल में उठा लेता हूं इसमें। लाइक फर्ज करिए अगर मैं एग्जाम्पल 3 में लिख दूं कि CaCO3 सॉलिड decomposes into CaO and CO2 gas, CaO सॉलिड है। तो इसका इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये देखो सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड को क्या करना है, ओमिट करना है। लिक्विड को अगर प्योर हालत में हो, यानी एक लिक्विड हो, ओमिट करना है। अगर एक से ज़्यादा हो आप फिर भी ओमिट किया करें, हालांकि उसमें केस है फिर, लेकिन वो आपके कोर्स लेवल का नहीं है आपका, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि Kc, और आप लिखोगे जनरली तो आप ऐसे लिखते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेशक आप ऐसे लिखकर इनको काट दे तो फाइनली आपके पास ये आ जाता है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन। और इसका यूनिट क्या आ रहा है, मोलरिटी, या मोल पर लीटर, या मोल पर डीएम क्यूब। ओके, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो स्ट्रेट अवे Kp बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब अगर ये गैस रिएक्टेंट साइड पे होता है तो 1/, कंसंट्रेशन है 1/, ठीक है। और फिर इसका यूनिट आपके पास आ रहा है द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ज़रा फोकस रखना है, यूनिट्स वगैरह का या इनका एक्सप्रेशन का आपने फोकस रखना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। फिर चला बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।